हेलो दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री किंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक के लिए। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रासायनिक परिवर्तनों को रासायनिक अभिक्रिया में कैसे कन्वर्ट करें, रासायनिक समीकरण में कैसे कन्वर्ट करें और साथ ही उन्हें बैलेंस कैसे करें। इसका एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ और डिटेल से जानेंगे। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 8 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पहला है कि नाइट्रोजन गैस संयोग करके, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया बनाती है। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन होती है N2, नाइट्रोजन क्या होती है N2 गैस होती है। और नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से संयोग करे H2 के साथ में संयोग करती है। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों संयोग करके अमोनिया बनाता है, NH3 बनाता है। अब ऐसा इसलिए होता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो 3 नेगेटिव चार्ज वाला होता है और जो हाइड्रोजन होता है वो +1 चार्ज वाला होता है। अगर इनकी संयुक्ताओं को हम इनके नीचे लगे, हाइड्रोजन की +1 और जो नाइट्रोजन है उसकी -3, अब इनको क्रॉस चेंज कर दें, एक दूसरे की संयुक्ता को हम एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। इससे क्या होगा कि ये 1 इधर जाएगा तो N1 हो जाएगा और 3 इधर जाएगा तो H3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा NH3। तो यही अमोनिया का फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं, यहाँ नाइट्रोजन के 2 परमाणु दे रखे हैं, N2 मतलब 2 परमाणु हैं, इधर नाइट्रोजन का केवल 1 परमाणु है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या काम करना है, NH3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये NH3 हो जाएगा। अब 2NH3 हो जाएगा। अब इसमें 2 नाइट्रोजन के हो गए, हाइड्रोजन के हो गए, 3 दूनी 6 और यहाँ पे केवल 2 हाइड्रोजन हैं। ऐसी कंडीशन में आप जो है यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 दूनी 6, ये भी बराबर हो जाएंगे। तो आसानी से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मतलब H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब है H2S गैस, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर, वायु मतलब ऑक्सीजन में दहन करने पर, O2 ऑक्सीजन में जैसे इसको जलाएंगे, दहन करने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड दे देता है। जल मतलब ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो बनेगा H2O, H2O मतलब जल, और ऑक्सीजन जो है सल्फर के साथ में रिएक्ट करेगा तो बनेगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऑक्सीजन के साथ में जब भी रिएक्ट करता है तो वो जो है जल मतलब H2O तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस देगा। अब इस अभिक्रिया में क्या होगा कि इसको नॉर्मली रिएक्शन है, अब इसको बैलेंस करें। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम दे रखे हैं, परमाणु, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 ही परमाणु दे रखे हैं। सल्फर के बारे में बात करें तो यहाँ सल्फर का 1 है और यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 2 और 1 3 दे रखे, इसीलिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी 2 हो गए और ये भी 2, दोनों 4 हो गए, समसंख्या हो गई। इधर 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे अगर सल्फर के बारे में बात करें, सल्फर का 1 है और हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 दूनी 4 और यहाँ पे केवल 2 हैं तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इससे क्या होगा कि सल्फर के जो अणु थे उनकी संख्या बढ़ गई, सल्फर के SO2 की संख्या हो गई 2। अब यहाँ 1 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 से मल्टीप्लाई करने पर ऑक्सीजन के हो गए 4 और यहाँ हो गए 2, टोटल हो गया ऑक्सीजन 2 दूनी 4 और 2 6। इधर केवल ऑक्सीजन के 4 है तो हम यहाँ 2 की जगह पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6। तो ऐसे करके आप इसको नॉर्मल तरीके से बैलेंस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट मतलब Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है वो +3 चार्ज वाला होता है और सल्फेट SO4 जो होता है वो -2 चार्ज में होता है। तो इसकी संयुक्ता हम इसे ट्रांसफर करेंगे, इसकी संयुक्ता इसे ट्रांसफर करेंगे तो ये 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा Al2 और ये 3 इधर गया तो ये इस पूरे के लिए जाएगा तो यहाँ हो जाएगा SO4 का होल थ्राइस, तो ये हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। तो एल्युमिनियम सल्फेट की क्रिया कहा जा रहा है कि बेरियम क्लोराइड के साथ में करते हैं। बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2,
क्योंकि बेरियम जो होता है Ba जो होता है वो 2 पॉजिटिव होता है और क्लोरीन -1 चार्ज का होता है। जैसे ही ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा Ba1 और Cl2 अर्थात BaCl2। तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके बारे में हमें जानना है। साथ ही इसमें दे भी रखा है कि बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट के साथ में क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट बनेगा। सीधा सीधा इसमें क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। इसका जो नेगेटिव भाग है ये क्लोरीन, ये एल्युमिनियम के साथ में रिएक्ट करेगा और एल्युमिनियम का जो नेगेटिव भाग होगा वो इसके बेरियम के साथ में रिएक्ट करेगा। तो इसमें क्या है, देखो ये वाला इसके साथ में रिएक्ट करे तो बनाएगा BaSO4। वो इसलिए बनाएगा क्योंकि Ba 2 पॉजिटिव है और सल्फर जो है SO4 जो है वो 2 नेगेटिव है। इसी कंडीशन में ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को संयुक्ता देंगे। तो ये 2 है, मासा से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा BaSO4 प्लस इस अभिक्रिया में जो क्लोरीन है वो Al एल्युमिनियम के साथ में रिएक्ट करेगा और बनाएगा AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, इस अभिक्रिया को यदि हम बैलेंस करें तो नॉर्मल तरीके से हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ एल्युमिनियम के 2 एटम दे रखे हैं और यहाँ पे केवल 1 है, इसीलिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ क्लोरीन के बारे में बात करें तो यहाँ क्लोरीन के 3 दूनी 6 हो गए, इधर क्लोरीन के 2 दे रखे हैं तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ जो बेरियम है उसकी संख्या हो गई 3 और यहाँ बेरियम 1 है इसलिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 3 बी के हो जाएंगे और एस के भी 3 हो जाएंगे तो यहाँ पे भी एस के 3 हो गए, 3 एकम 3। इधर ऑक्सीजन देखें तो 3 चौक 12 ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन देखें तो 4 तिया 12। तो ऐसे करके आप इसे नॉर्मल तरीके से बैलेंस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन नंबर 5 ही चल रहा है, आगे अभी हम 6 पे आने वाले हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि पोटेशियम धातु, पोटेशियम मतलब के, पोटेशियम धातु स्वतंत्र अवस्था में के होती है, 0 चार्ज होता है इसका, जल के साथ क्रिया करती है। जल मतलब H2O। नॉर्मली सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जल के साथ में रिएक्ट करेगा और काफ़ी तीव्र गति से रिएक्ट करता है। जैसे ये क्रिया करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि जल में होता है एक तो H पॉजिटिव और एक होता है OH नेगेटिव, 2 पार्ट होते हैं इसमें। तो पोटेशियम के साथ में ये हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा और बनेगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और साथ ही इसमें से जो है हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, H2 निकलेगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन ये बचेगा और हाइड्रोजन गैस H2 जो है वो निकल जाएगी। अब देखो यहाँ पोटेशियम का केवल 1 परमाणु दे रखा है और यहाँ पे भी 1 है। इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु दे रखे हैं और यहाँ पे 2 और 1 3 ज़्यादा हो गए। और ऑक्सीजन का 1 इधर है, ऑक्सीजन का 1 इधर है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन की संख्या 2 ये हो गई और 2 ये हो गई, 4 हो गई। यहाँ हाइड्रोजन बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन के यहाँ हो गए 2 एकम 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 2 एकम 2 ऑक्सीजन। बात करें अब हम पोटेशियम के बारे में तो यहाँ पोटेशियम के 2 एकम 2 पोटेशियम और यहाँ पे केवल 1 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। तो इजीली आप किसी को नॉर्मली बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 6, 6वां क्वेश्चन है NCERT बुक का 10th क्लास का। बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि सर NCERT क्वेश्चन को भेजें जल्दी से जल्दी, तो बच्चों को आपके लिए एक वीडियो अपलोड आज हो जाएगा। तो क्वेश्चन है अगला कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। बस केवल आपको संतुलित करना है रासायनिक समीकरण को। पहला है HNO3, इसको तो सभी जानते हैं, नाइट्रिक अम्ल होता है। ये जब कैल्शियम ऑक्साइड CaOH का होल ट्वाइस के साथ में रिएक्ट करता है, देखो ये अम्ल है और ये क्षार है, दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल निकलेगा। लवण में देखो CaNO3 का होल ट्वाइस बनेगा, NO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2O। अब हमें इस सब क्रिया को बैलेंस करना है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, नाइट्रोजन की संख्या देखें तो नाइट्रोजन संख्या है यहाँ 2, 2 एकम 2, यहाँ नाइट्रोजन 1 है तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो गए नाइट्रोजन के।
अब यहाँ 2 नाइट्रोजन के हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन चेक करते हैं। 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और 2 एकम 2, 6 और 2 8 ऑक्सीजन है। और यहाँ पे देखो 6 और ये 1 यहाँ है तो 2 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दो। 3 दूनी 6 ऑक्सीजन के ये हो गया और 2 एकम 2 ऑक्सीजन, तो टोटल 8 ऑक्सीजन इधर हो गया और टोटल 8 ऑक्सीजन इधर हो गया। कैल्शियम का 1 इधर है, 1 ही इधर है परमाणु। अगर बात करें तो हाइड्रोजन की यहाँ 2 हाइड्रोजन हैं और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है। तो ऐसे करके आप इसे बैलेंस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब H2SO4 के साथ में रिएक्ट करता है, H2SO4 के साथ में रिएक्ट करेगा, नॉर्मल एक्शन होती है। सोडियम जो है इसके साथ में रिएक्ट करेगा, ये क्षार है और ये अम्ल है, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा Na2SO4, इसका नाम होता है सोडियम सल्फेट। और OH और H मिलकर के बनाएंगे H2O जल, क्योंकि जब किसी अम्ल की क्रिया क्षार के साथ में कराई जाती है तो लवण एवं जल बनता है। अब इस अपक्रिया में क्या है, बैलेंस करना है केवल आपको। यहाँ सोडियम का 1 परमाणु दे रखा है, Na का 1 है और यहाँ पे है 2, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इजीली सोडियम बराबर यहाँ पे हो चुका है। अगर आप बात करते हैं दूसरे पार्टों के बारे में, तो यहाँ जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दे रखे हैं और 2 हाइड्रोजन 2 एकम 2 ये रहे, 4 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पे हाइड्रोजन केवल 2 ही, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे 2 एकम 2 ऑक्सीजन है प्लस 4 ऑक्सीजन ये रहे, टोटल 6 ऑक्सीजन है उधर की तरफ, क्योंकि 2 एकम 2 प्लस 4 6। इधर देखो 4 तो ये रहे और 2 एकम 2 ये रहे 6, मतलब टोटल 6 ऑक्सीजन जो है इधर हैं और 6 ही उधर हैं। सल्फर का 1 एटम यहाँ दे रखा है और 1 ही एटम यहाँ दे रखा है, तो अब क्रिया बैलेंस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं, ठीक है। ये 6वां क्वेश्चन है, 2 पार्ट हैं इसमें, टोटल 4 हैं इसमें पार्ट, ठीक है, 2 कर दिया है। तीसरा है सोडियम क्लोराइड NaCl जब AgNO3 के साथ में रिएक्ट करता है। ये कह रहा है कि NaCl जब AgNO3 के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। देखो सोडियम सिल्वर को विस्थापित करेगा तो सोडियम नाइट्रेट बनाएगा, NaNO3 बनाएगा, और इधर क्लोरीन सिल्वर के साथ में रिएक्ट करेगा तो सिल्वर क्लोराइड AgCl बनाएगा। वैसे देखा जाए तो ये अपक्रिया बिल्कुल बैलेंस है। कैसे देखो, सोडियम का यहाँ 1 परमाणु है, यहाँ पे भी 1 परमाणु सोडियम का दे रखा है, क्लोरीन का 1 यहाँ दे रखा है और यहाँ पे भी क्लोरीन 1 ही है, और यहाँ पे सिल्वर जो 1 है तो यहाँ पे भी सिल्वर 1 है, नाइट्रोजन का 1 है तो नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु है तो ऑक्सीजन के यहाँ 3 परमाणु, इसीलिए ये बैलेंसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड की क्रिया जब हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ में कराते हैं, जैसे ही इसके साथ में रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट के साथ में रिएक्ट करके बनाएगा BaSO4। क्या बनाएगा, BaSO4। जैसे पूर्व में मैंने बताया था कि Ba जो होता है वो 2 पॉजिटिव होता है और SO4 जो होता है वो 2 नेगेटिव होता है। जैसे क्रॉस करेंगे इसका तो ये बनेगा Ba, इसको 1 से 2 से काट दें तो 2 एकम 2 2 एकम 2, तो 1 इधर जाएगा तो Ba1 और SO4 का होल 1, तो 1 को लिखते नहीं है तो बोल दिया जाएगा BaSO4। क्या बन जाएगा, BaSO4 प्लस इस अपक्रिया में हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करेगा तो बनाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो यहाँ जो बेरियम है उसके जो एटम दे रखा है, जो परमाणु दे रखा है वो 1 है और यहाँ पे बेरियम का भी 1 है। अगर बात करें हाइड्रोजन के बारे में तो यहाँ हाइड्रोजन है 2 और यहाँ हाइड्रोजन है 1, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हाइड्रोजन और 2 ही क्लोरीन हो जाएंगे, 2 एकम 2 क्लोरीन, तो इधर भी हमारे 2 क्लोरीन है। इधर सल्फर का 1 परमाणु है, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन के 4 हैं, इधर भी 4 हैं, तो ये अपक्रिया से बैलेंस हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 6वां। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब कुछ अभिक्रिया दे रखी है हिंदी में, उनको हमें क्या काम करना है
कि उनको पहले समीकरण में व्यक्त करना है, रासायनिक परिवर्तन है उनको समीकरण में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में उनको बैलेंस करेंगे। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हिंदी में लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्वेश्चन नंबर 7 है और पहला पॉइंट है इसका। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम जो होता है वो Ca होता है और हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Ca2 पॉजिटिव होता है और हाइड्रोक्साइड -1 चार्ज में होता है और इनकी संयुक्त ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा Ca1 और 2 इधर जाएगा तो OH का होल ट्वाइस, तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। काफ़ी आसान है फॉर्मूला यौगिक बनाना, ये संयोजकता की सहायता से आप किसी भी पदार्थ का कोई भी यौगिक या अणु बना सकते हो, ठीक है। अब जब हम इसकी जो क्रिया है कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट एवं जल बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया Ca और कार्बोनेट होता है CO3, CaCO3। देखो ये भी 2 पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव, तो दोनों सेम जुड़ जाएंगे, CaCO3 बना लेगा। तो यहाँ बनेगा पहले CaCO3 प्लस इस अपक्रिया में बनेगा साथ में जल मतलब H2O, क्या बनेगा H2O। अब हम इस अपक्रिया को करेंगे बैलेंस। यहाँ कैल्शियम का क्या दे रखा है, एक परमाणु दे रखा है, यहाँ पे भी कैल्शियम एक ही दे रखा है। इधर बात करें हाइड्रोजन के तो यहाँ दो ऑक्सीजन है और 2 ही हाइड्रोजन है, और यहाँ बात करें तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हैं, परंतु ऑक्सीजन की बात करें तो 2 ऑक्सीजन ये रहे और 2 ये, 4 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पे 3 और 1 4 ऑक्सीजन हो गए। कार्बन का एक इधर है एक ही इधर है, तो इस प्रकार ये रासायनिक समीकरण जो है बिल्कुल बैलेंसेस है, इसे बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि जिंक की क्रिया, जिंक मतलब Zn की क्रिया, यदि हम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर मतलब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ में कराते हैं तो सिंपल सी रिएक्शन होगी कि जिंक जो है वो सिल्वर को विस्थापित कर देगा आसानी से और बनाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस। वो इसलिए बनेगा क्योंकि Zn जो होता है वो 2 पॉजिटिव होता है और NO3 जो नाइट्रेट होता है वो 1 नेगेटिव होता है। जैसे क्रॉस चेंजिंग करोगे, ट्रांसफर करोगे तो ये 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा Zn1 और 2 इधर गया तो NO3 का होल ट्वाइस, तो ये बन जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस। ये हो गया जिंक नाइट्रेट और सिल्वर इसमें से विस्थापित हो जाएगा, Ag इसमें से निकल जाएगा। अब इस अपक्रिया को हम बैलेंस करें तो जिंक का यहाँ पे केवल एक परमाणु दे रखा है और इधर भी जिंक एक ही है, इधर सिल्वर का एक है तो इधर भी सिल्वर एक है और यहाँ N के एक दे रखा और यहाँ पे N के 2 एकम 2 दे रखे हैं। भाई 2 मल्टीप्लाई 1, 2 एकम 2N और यहाँ पे जो है N का केवल 1 है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पर ऑक्सीजन के भी 3 दूनी 3 गुणित 2, 3 दूनी 6 हो गए, तो यहाँ ऑक्सीजन भी 3 दूनी 6 हो गए। अब बात करें Ag के बारे में तो यहाँ सिल्वर के भी 2 परमाणु, 2 एकम 2 और यहाँ 1, इसीलिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे करके आप इसको बैलेंस कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, इसमें ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट के बारे में देखो, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मतलब Al, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ में क्रिया करता है, कॉपर CuCl2। देखो 2 प्रकार का क्लोराइड होता है, कॉपर क्लोराइड जिसमें CuCl होता है और एक CuCl2 होता है। इसे Q+ क्लोराइड के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ कॉपर की संख्या +1 होती है और यहाँ कॉपर की संख्या +2 होती है, इसको Q' के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब जब हम इसकी जो क्रिया है इसके साथ में कराते हैं तो एल्युमिनियम कॉपर को विस्थापित करेगा और बनाएगा क्या, जब एल्युमिनियम विस्थापित करेगा तो एल्युमिनियम कॉपर की जगह पर आएगा तो ये बनाएगा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ ही इस अपक्रिया में जो कॉपर है वो विस्थापित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, निकल जाएगा। अब इसको यदि हम बैलेंस करें तो काफ़ी सरल तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। जैसे एल्युमिनियम का यहाँ 1 है, यहाँ पे भी एल्युमिनियम का 1 परमाणु दे रखा है, कॉपर का 1 परमाणु है, कॉपर 1 है, इधर भी कॉपर का 1 ही है, क्लोरीन के इधर 2 हैं और यहाँ पे हैं 3।
अब हम इन 3 को और इस 2 को बराबर करें तो ऐसा करते हैं कि दोनों में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे ये बराबर हो जाए। तो हम इधर जो कर देते हैं वो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 तिया 6 हो गए, इधर 2 गुणे 3 तो 6 हो गए। क्लोरीन के इधर 6 हो गए और यहाँ 2 हैं तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 दूनी 6। तो दोनों तरफ अब क्लोरीन बराबर हो गया है। यहाँ कॉपर के 3 हैं तो यहाँ कॉपर 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे जो एल्युमिनियम के 2 हो गए हैं, 2 एकम 2, तो इधर 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो काफ़ी आसान ट्रिक होती है हाई स्कूल में बैलेंसिंग करने के लिए। बाकी आयनिक जो इक्वेशन होती है उनको बैलेंस करने के लिए मैंने पहले ही वीडियो डाल रखा है चैनल पे, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। मात्र 10 सेकंड में आप अपक्रिया बैलेंस कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी ट्रिक है, आप वहाँ जाएँ और वीडियो को पूरा देखें। 6 मिनट का वीडियो है लगभग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक 4th पॉइंट और है इसका, जिसमें कहा जा रहा है कि बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, जैसे पूर्व में पढ़ा था। जब हम इसकी क्रिया पोटेशियम सल्फेट मतलब K2SO4, वो इसलिए बनता है, KSO4 नहीं बन सकता, K2SO4 बनता है। वो इसलिए बनता है क्योंकि पोटेशियम +1 चार्ज में होता है और SO4 होता है -2 चार्ज में। इसकी संयुक्त तो इधर ट्रांसफर करो, इसकी इधर, तो ये हो जाएगा K2। जब ये 2 इधर जाएगा तो 1 इधर गया तो ये हो जाएगा SO4 का होल 1, और 1 को लिखते नहीं है तो K2SO4। जैसे ये रिएक्ट करता है तो बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ में रिएक्ट करके बनाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोरीन से क्रिया करेगा और बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड KCl। क्योंकि इधर पोटेशियम भी 1 पॉजिटिव में है और क्लोरीन भी 1 नेगेटिव में है। जैसे क्रॉस क्रॉस चेंजिंग करेंगे संयुक्ता का तो 1 इधर जाएगा और Cl पे भी ये 1 इधर जाएगा, तो K1Cl1 अर्थात KCl। अब देखो, अब इसे बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ बेरियम का केवल 1 परमाणु दे रखा है, यहाँ भी बेरियम का 1 परमाणु बराबर हो गया। यहाँ क्लोरीन के 2 एटम दे रखे हैं, यहाँ क्लोरीन 1 है इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बराबर हो गया। इधर जो है हम देखते हैं कि सल्फर का 1 एटम दे रखा है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन के 4 हैं, यहाँ पे भी 4 हैं। तो ये अपक्रिया कैसी होगी? बैलेंस हो गई। क्या हो गई? बैलेंस। हाई स्कूल में काफ़ी नॉर्मल रिएक्शन होती है बैलेंस करने के लिए, तो आसानी से कर सकते हो। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसे ही क्वेश्चन हैं और उनको हम आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि निम्न अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए तथा प्रत्येक का प्रकार भी बताइए कि वो अपक्रिया कौन सी है। विस्थापन है, वियोजन है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, कौन सी अपक्रिया उसके बारे में आपको लिखना भी होगा। जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, पोटेशियम 1 पॉजिटिव होता है, Br 1 नेगेटिव होता है, तो KBr बनेगा। की क्रिया यदि हम बेरियम आयोडाइड BaI2 बेरियम आयोडाइड के साथ में कराते हैं तो पोटेशियम बेरियम को विस्थापित करेगा, तो पोटेशियम I के साथ मिलकर के Ki बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड, प्लस बेरियम ब्रोमाइड के साथ क्रिया करेगा और बनाएगा Br2, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव होता है, ये 1 नेगेटिव होता है। अब देखो, इसको बैलेंस भी करना है। साथ ही देखें तो यहाँ पे पोटेशियम का 1 परमाणु दे रखा है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ ब्रोमीन का 1 दे रखा और यहाँ पे है 2 एकम 2। इसीलिए हम क्या करेंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रोमीन के 2 एकम 2 के बराबर। यहाँ पोटेशियम 2 हुआ है तो यहाँ पोटेशियम 1 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पोटेशियम बराबर हो गया। यहाँ आयोडीन के 2 हो गए, 2 एकम 2, और यहाँ आयोडीन के भी 2 हैं, और यहाँ बेरियम का 1 है और इधर भी बेरियम का 1 है। तो पहली रिएक्शन आप ऐसे बैलेंस कर सकते हो। सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि जिंक कार्बोनेट का मतलब है ZnCO3। जिंक कार्बोनेट का मतलब Zn 2 पॉजिटिव होता है, ये वाला 2 पॉजिटिव होता है और ये 2 नेगेटिव होता है, तो क्रॉस करेंगे तो ZnCO3 बनेगा। प्लस जब हम इसकी क्रिया ओनली इसको कह रहा है हीट करते हैं, क्या करते हैं, केवल इसको हीट करते हैं। जैसे इसे हीट करेंगे तो इसमें कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बोनेट दे रखा है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा।
CO2 निकलेगा, CO2 गैस निकल जाएगी, प्लस इसमें जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ZnO जिंक ऑक्साइड बनाएगा। जब हम किसी भी कार्बोनेट आयस को अगर हम हीट कर देते हैं या किसी भी लवण को हीट करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तथा उसका ऑक्साइड बनेगा। चाहे हम मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करें तो मैग्नीज ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो ऐसे ही इस अपक्रिया में क्या होगा कि जैसे ही इसको हीट किया तो जिंक जो है एक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, कितने हैं 3 है, एक के साथ रिएक्ट करके ZnO, और कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन बनेंगे तो निकलेगा क्या CO2। बैलेंस करो, यहाँ Zn का 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन के यहाँ 2 और 1 3, यहाँ 3 और कार्बन का 1, यहाँ पे भी 1, तो आसानी से ये अपक्रिया तो बैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें का थर्ड पार्ट है और काफ़ी आसान भी है कि जब हम हाइड्रोजन गैस की क्रिया H2 गैस की क्रिया क्लोरीन के साथ में करते हैं, Cl2 गैस के साथ में करते हैं, क्योंकि ये द्वैपरमाणुक गैस होती है। कैसी होती हैं? द्वैपरमाणुक होती हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सभी द्वैपरमाणुक होते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसकी रिएक्ट इसके साथ में करते हैं तो हाइड्रोजन +1 चार्ज में, क्लोरीन -1 में, दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये 1 इधर गया तो H1, ये 1 इधर गया तो Cl1, तो ये बन जाएगा HCl, तो इससे बनेगा HCl। और ये क्रिया बच्चों सूर्य के प्रकाश में होती है। किस में होती है? सूर्य के प्रकाश में। तो जब ये इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो HCl बनेगा। यहाँ हाइड्रोजन के 2 दे रखे हैं और यहाँ पे केवल 1 है, इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर हो गए। अब क्लोरीन देखेंगे तो यहाँ क्लोरीन के 2 दे रखे हैं और यहाँ केवल 2 एकम 2, यहाँ पे भी बराबर है, तो अब क्रिया बैलेंस हो गई। ये थर्ड पॉइंट था। क्वेश्चन नंबर 8वें का 4th पॉइंट है, ये कह रहा है कि मैग्नीशियम मतलब धातु Mg, इसकी यदि हम क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं, HCl के साथ में कराते हैं, पहले तो ये समझ लो कि अम्ल के साथ में अगर ये रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब जैसे ये इसको इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा MgCl2 और हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल जाएगी। अब देखो मैग्नीशियम, जब यहाँ देखें मैग्नीशियम का 1 परमाणु है, यहाँ पे भी 1 है, क्लोरीन का 2, 1 यहाँ है और इधर 2 है, देखो 2 एकम 2 और यहाँ केवल 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन के यहाँ 2 हैं और यहाँ पे भी 2 है। अब ये क्वेश्चन में ये भी कह रहा था कि आपको ये भी बताना है कि ये अपक्रिया कौन सी थी। तो जो पहली जो अपक्रिया मैंने लिखी, पोटेशियम ब्रोमाइड जब जो है बेरियम आयोडाइड BaI2 के साथ में रिएक्ट करता है तो बनाता है, जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये इसको हटाएगा, ये बनेगा Ki प्लस Br, Ba के साथ में रिएक्ट करके BaBr बनेगा। देखो इस Br2, इस अपक्रिया में जो हो क्या रहा है, पोटेशियम ब्रोमीन के द्वारा हटाया जा रहा है, तो दोनों में इन आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ये आयन पोटेशियम के साथ मिल रहा है और ब्रोमीन आयन बेरियम के साथ मिल रहा है, तो इस अपक्रिया को द्वैविस्थापन अपक्रिया बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट अपक्रिया, द्वैविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट अपक्रिया हो गई। इस अपक्रिया में हो क्या रहा था, ये वाला इसके साथ में जुड़ रहा है तो हम इसे संयोजन अपक्रिया बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशनल रिएक्शन के नाम से इसको जानेंगे, संयोजन अपक्रिया। और संयोजन अपक्रिया में होता क्या है, जब 2 पदार्थ आपस में मिलकर के एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो हम उसे संयोजन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट ये वाला जो इससे बीच में एक क्वेश्चन और था उसके बारे में बताने वाला हूँ। लास्ट वाली जो अपक्रिया है, मैग्नीशियम HCl के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो इस अपक्रिया को हम विस्थापन अपक्रिया के नाम से बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का विस्थापन हो गया है। और इस अपक्रिया को हम जो है ऑक्सीकरण अपक्रिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम जो है क्लोरीन में ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है। जिस अपक्रिया में हाइड्रोजन निष्कासित होता है हम उसे जो है ऑक्सीकरण अपक्रिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन में ही ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये ऑक्सीकरण अपक्रिया भी बोली जा सकती है और विस्थापन भी बोली जाती है, वो भी एकल विस्थापन।
बीच में एक को इसमें अभिक्रिया दे रखी थी, जिंक की, जो जिंक कार्बोनेट जो था उससे जो रिएक्ट करा रहे थे। तो जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जैसे हम इसको हीट करते हैं तो ये बनता है ZnO प्लस CO2, अभी बताया मैंने। अब ये एकल अभिकारक जो है टूट करके दो उत्पादों में कन्वर्ट हो गया, दो इसने प्रोडक्ट बना दिए। ये एकल रिएक्टेंट था, दो प्रोडक्ट बन गए। तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या हो गया? विस्थापन हो गया। क्या हो गया? विस्थापन नहीं, जो एक एकल जो पदार्थ है वो टूट करके दो में कन्वर्ट हो गया है। तो इस अभिक्रिया को हम अपघटन नाम से जानेंगे, अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो ये सभी जो है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 5वां, ये सभी एनसीईआरटी बुक के थे। और एक क्वेश्चन और इसमें एम दे रखा है जो कई सालों से पेपर में पूछा जा रहा है कि लोहे के चूर्ण पर, लोहे का चूर्ण मतलब आयरन के चूर्ण पर यदि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब है HCl, आयरन तो हो गया Fe, यदि हम इस पर HCl डालें, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्वेश्चन नंबर दे रखा है इसमें तीसरा क्वेश्चन है। तो डालेंगे तो क्या होगा? तो पूछ रहा है इसको डालने से क्या होता है। तो देखो आयरन जो है क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या? FeCl3, लवण बना देगा, या FeCl2। अब इसमें क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन जो है क्या हो जाएगा? निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो H2 निकल जाएगा। इस अभिक्रिया में नॉर्मल रिएक्शन ये भी हो सकती है कि Fe जो है HCl के साथ में रिएक्ट करके ये इसके साथ में क्रिया करे तो ये बनेगा FeCl2। क्या बनेगा? FeCl2 प्लस इस अभिक्रिया में भी हाइड्रोजन निकल जाएगी। बस केवल बैलेंसिंग वाली बात होती है करने के लिए। तो ये अभिक्रिया में, ये तो फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड, और ये वाला जो है ये फेरस है, फेरस क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। वे अभिक्रिया जो ऊष्मा को उत्सर्जित करती हैं, ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं, हम उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और वे अभिक्रिया जो ऊष्मा का शोषण करती हैं, अवशोषण करती हैं, हम उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसा कि पूर्व वीडियो में मैंने इसमें बताया था सभी अभिक्रियाओं के बारे में। एक क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? श्वसन में क्या होता है ऐसा कि जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये कहलाती है? देखो हमारी बॉडी के अंदर जो है जब हम भोजन लेते हैं, खाते हैं, तो उसमें जो शर्करा होती है वो शर्करा हमारी बॉडी के अंदर पहुंचती है। तो जब शर्करा होती है तो फॉर्मूला होता है C12H22O11। क्वेश्चन जो है श्वसन क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को क्यों कहते हैं? श्वसन क्रिया जो होती है उसको ऊष्माक्षेपी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सुक्रोज, इसको हम चीनी बोल सकते हैं। खाना जब खाते हैं तो उसमें मिठास होती है, सुक्रोज होता है। सुक्रोज का जल अपघटन करने पर H2O हमारी बॉडी के अंदर होता है। ये जल अपघटन होने के बाद में ये इसके साथ में रिएक्ट करेगा और बनाएगा C6H12O6, ये तो बन गया ग्लूकोज, और इसके साथ बनेगा C6H12O6, ये बन गया फ्रक्टोज। इनकी केवल स्ट्रक्चर में अंतर होता है। ग्लूकोज जो होता है उसमें एल्डिहाइड समूह होता है, CHO ग्रुप पाया जाता है, और जो फ्रक्टोज होता है उसमें जो है कीटोन समूह पाया जाता है, CO समूह पाया जाता है। इसमें कीटोन पाया जाता है, कीटोन समूह, और इसमें जो है एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। जैसे ही हम इसको हीट जो है जल के साथ में जल अपघटन करते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। इस अभिक्रिया में जो ग्लूकोज बनता है ये ग्लूकोज C6H12O6 सीधा सीधा ऑक्सीजन, जो हम श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन में दहन करने पर, क्योंकि जितना भी खाना होता है हम सभी उसके ग्लूकोज के रूप में लेते हैं, तो ऑक्सीजन में दहन करने पर
ऑक्सीजन जब कार्बन की उपस्थिति में इसको दहन करेगा तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से गैस निकलेगी। प्लस इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करके बनाएंगे जल H2O। और इस अभिक्रिया में जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो साथ में निकलेगी ऊर्जा। ऊर्जा बोलें या फिर ऊष्मा बोलें, जब इसमें से ऊर्जा निकलेगी तभी तो हमारी बॉडी कार्य करेगी। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो इसीलिए हम इसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। वे अभिक्रिया जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाते हैं। इसीलिए श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है कि सिल्वर के शोधन में, सिल्वर मतलब Ag के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया को प्रदर्शित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, NCERT बुक का है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आया है कि सिल्वर के शोधन में, सिल्वर मतलब Ag, सिल्वर का जो लवण होता है AgNO3 होता है, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। तो ये कह रहा है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट से मतलब AgNO3 से सिल्वर प्राप्त करने के लिए, सिल्वर निकालने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। कॉपर मतलब Cu के द्वारा विस्थापन करने, क्योंकि Cu जो है वो अधिक क्रियाशील धातु होती है। Cu सिल्वर को हटाएगा, सिल्वर यहाँ से क्या होगा? विस्थापित होगा, तब बनेगा जो कॉपर है वो NO3 के साथ में रिएक्ट करेगा और बनाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस। क्योंकि कॉपर जो है वो 2 पॉजिटिव है और जो NO3 है वो 1 नेगेटिव है। जैसे इसका चेंजिंग करेंगे तो ये 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा Cu1 और 2 इधर गया तो NO3 का होल ट्वाइस, तो ये हो जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस। और जो सिल्वर है वो इसमें से विस्थापित हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस प्रक्रिया को लिखिए, अभिक्रिया में लिखिए तो लिख दिया, और साथ ही ये पूछा गया कि इसमें कॉपर का यूज ही क्यों किया गया, क्योंकि कॉपर जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है और अधिक क्रियाशील धातु ही कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर सकती है। तो इसीलिए जो है इसमें कॉपर के साथ में इसका विस्थापन किया गया है। तो आगे इसमें एक लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं को पेंट हम संक्षारण से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए करते हैं, जिससे कि उस पर एक विशेष प्रकार की परत चढ़ जाती है, जैसे नमी, प्रकाश और वायु की उपस्थिति में, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो लोहा होता है वो क्रिया करके अपनी सतह को कुलसित कर देता है और एक विशेष प्रकार की लाल बादामी कलर की एक जंग की एक परत जमा हो जाती है उस पर, तो वो ना लगे, उस पर ना चढ़े, ऑक्सीडाइजेशन उसका ना हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया ना हो, इसीलिए जो लोहे की छड़ होती है उन पर पेंट किया जाता है, तेलीय पदार्थ से लेप किया जाता है या अन्य किसी क्रियाशील धातु का बलिदानी चरण किया जाता है। तो ये एक आम बात है, तो इसमें लिख सकते हो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या है। पूर्व में बता चुका हूँ। उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रिया जो ऑक्सीजन का संयोग करती हैं, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, या फिर ऋणात्मक तत्व जुड़ेगा, धनात्मक तत्व निकलेगा, उसको हम ऑक्सीकरण कहेंगे। इसका सेम अपोजिट, जैसे हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, धन विद्युतीय तत्व जुड़ेगा, ऋण विद्युतीय तत्व निकलेगा, तो उस अभिक्रिया को हम जो है अपचयन बोलेंगे। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि द्वय विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो वे अभिक्रिया जिसमें आयनों का, जैसे दो मूलक होते हैं उनके आयनों का आदान प्रदान हो जाए, दो यौगिक हैं उनके आयनों का आदान प्रदान हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? द्वय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे ये एकल विस्थापन है, और यदि द्वय विस्थापन के बारे में बात करें तो हम सोडियम क्लोराइड की क्रिया यदि हम AgBr के सिल्वर ब्रोमाइड के साथ में कराते हैं तो सोडियम सिल्वर को विस्थापित करेगा, हटाएगा, सीधा है। तो जब ये हटेगा तो सोडियम जो है वो इस ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट कर देगा, क्योंकि ये इसकी जगह पे आएगा, तो ये बनेगा NaBr।
सोडियम ब्रोमाइड। और जो सिल्वर है वो क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कर लेगा और ये बनेगा AgCl। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आयनों का आदान प्रदान होगा। आयनों का आदान प्रदान कैसे होगा, देखो सोडियम के साथ जो आयन है वो क्लोरीन है और सिल्वर के साथ जो आयन है वो ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन तो सोडियम के साथ जुड़ जाएगा और क्लोरीन सिल्वर के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ ऐसे ही हुआ है, सोडियम के साथ ब्रोमीन जुड़ गया और सिल्वर के साथ में क्लोरीन जुड़ गया। तो ये दोनों में आदान प्रदान हुआ, तो हम इसे द्वय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे।